Hello everyone. Today we will start second unit of macroeconomics, money and banking. As you know, there are some topics deleted by CBSE of this unit, जैसे control of credit by RBI through bank rate, CRR, SLR, repo rate, market operation, etc. That is good for us. But now today we are going to discuss मनी एंड इवेल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन या फिर फॉर्म्स ऑफ मनी. सो लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ मनी. देखिए मनी होता क्या है. मनी इज़ समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी का मतलब होता है कि जो एक कॉमन मेजर होता है जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए इंडिया में मनी का मतलब क्या है. जो इंडिया है, इंडिया में अगर हम देखें जो मनी होता है वो रुपया होता है इन इंडिया. लेकिन अगर हम यूएसए में देखें तो वहाँ पर मनी क्या होता है, वहाँ पर डॉलर होता है मनी का मतलब. देखिए अब आपको अगर कुछ गुड चाहिए तो आप क्या करते हो, आप गुड मनी देते हो, रुपीस देते हो और वो आपको आसानी से मिल जाती है. ओके. और यूएसए में क्या होता है, यूएसए में रुपया तो नहीं चलता, वहाँ पर क्या चलता है, वहाँ डॉलर चलता है. तो वहाँ पर क्या है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है, वो डॉलर है. तो डॉलर एज अ मनी इन यूएसए एंड रुपया इज अ मनी इन इंडिया. अब देखिए इसी को समझते हैं. अगर आपको यूएसए जाना है और आपके पास रुपया है तो आपको क्या करना होगा, यूएसए में तो रुपया चलता ही नहीं है तो आपको क्या करना होगा, रुपये को कन्वर्ट करना होगा डॉलर में. और वैसे ही कोई अगर फॉरेनर इंडिया में आता है तो इंडिया में तो डॉलर नहीं चलता तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, डॉलर को कन्वर्ट करना होगा रुपये में. तो मनी का मतलब आई होप समझ आ गया होगा. मनी एक जनरली एक्सेप्टेबल होती है जो किसी को भी आसानी से कोई भी आसानी से एक्सेप्ट कर ले, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिससे हम अपनी वॉन्ट्स को पूरा कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ मनी. इवैल्यूएशन ऑफ मनी में क्या था कि क्या आपको लगता है कि क्या पहले यही सिस्टम था जो अब आप करंट में देखते हो. जैसे करंट में अब पेपर मनी हो गया, कोइंस हो गए या फिर ई पेमेंट्स हो गए, तो क्या पहले से ही ये सिस्टम आ रहा था. तो अब हम वही देखते हैं कि पहले क्या था. सबसे पहले शुरू में जब हमारा इनिशियल फेज था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तो वहाँ पर क्या था, ह्यूमन की जो नीड्स थी वो सिंपल थी और लिमिटेड थी. तो वहाँ पर क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम का मीन्स होता था गुड एक्सचेंज फॉर गुड्स. यानी कि गुड्स अगर हमें कोई, हम वहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं था, वहाँ पर क्या थी, गुड्स थी. अगर किसी को गुड्स चाहिए तो उसे गुड्स ही देनी होती थी एक्सचेंज के रूप में. ओके. नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ और क्या आया, हमारे पास कॉइन्स आ गए. कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. आपने देखा होगा जो कॉइन्स होते थे राजा महाराजा के टाइम पर जो थे वो कॉइन्स चलते थे. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद और डेवलप हुआ, फिर पेपर मनी आई और प्लास्टिक मनी आई जो अब प्रेजेंट सिचुएशन में है. पेपर मनी में क्या है कि जैसे कि आप रुपीस देखते हो पेपर करेंसी. फॉर एग्जांपल जैसे 10 रुपीज़ का नोट हो गया, 50 का हो गया या फिर 100 रुपीज़ का हो गया. ओके. एंड कॉइन्स ऑफ एलॉय मेटल्स. कॉइन्स ऑफ एलॉय मेटल का मतलब क्या है कि जो कॉइन्स आते हैं, कॉइन्स जैसे 1 रुपीज़ हो गए, 5 रुपीज़ हो गए, 10 रुपीज़ का कॉइन हो गया, वो किसके बने हुए होते हैं, वो एलॉय मेटल के बने हुए होते हैं. क्योंकि उनकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है. इसको हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ेंगे. ओके. तो जो एलॉय मेटल के कॉइन्स हैं वो अब प्रेजेंट में चल रहे हैं. जैसे और वो एलॉय मेटल में क्या आता है, स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, उस चीज़ के ये बने हुए होते हैं. नेक्स्ट आया प्लास्टिक मनी. अब प्लास्टिक मनी क्या होती है, सब जानते हैं प्लास्टिक मनी तो जो प्लास्टिक की बनी होती है. प्लास्टिक इन द सेंस
कि जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये प्लास्टिक के बने होते हैं। एंड ई वॉलेट्स या फिर ई पेमेंट्स, जैसे कि पेटीएम हो गया, भीम हो गया, ओके। तो ये वाला सारा हमारा क्या है? ये हमारा सिस्टम है मनी का, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मनी क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जहाँ पर जो गुड्स थी वो गुड्स में ही एक्सचेंज होती थी, वहाँ पर कोई मनी नहीं थी। जैसे अब हम देखते हैं रुपीज़ देखते हैं, पेपर करेंसी देखते हैं, या फिर प्लास्टिक मनी देखते हैं, वहाँ पर वो नहीं था। तो वहाँ पर क्या होता था कि जो भी हमें गुड्स चाहिए, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये है लड़की है एक, वो क्या दे रही है, अगर उसे बुक चाहिए तो उसको बनाना दे रही है। वैसे ही देखना बहुत सारे पीपल हैं जो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, ओके। तो ये था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते थे। सीसी इकोनॉमी का मतलब था कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होती थी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये 2 पर्सन है, ए एंड बी। ए के पास क्या है? राइस है, और बी के पास क्या है? वो वीट है। तो ए क्या करता है? इसको राइस दे देता है और इससे वीट ले लेता है, ठीक है। इसको क्या चाहिए? अब क्या करना होगा इसको? लेकिन अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो ये राइस इसको दे रहा है बी को, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल भी हो, वो उसको एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं है कि वो उसको एक्सेप्टेबल ना हो। तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए? तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो इसके पास है, ए के पास, वो इसको एक्सेप्टेड हो, और जो बी के पास है वो ए को एक्सेप्टेड हो, ओके। तभी एक्सचेंज होगा, अदरवाइज एक्सचेंज इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसकी ये कुछ लिमिटेशंस भी थी जिसके कारण इसको आगे ये चला नहीं, ठीक है। बार्टर सिस्टम को ड्रॉबैक्स थे जिसको डेवलप करके फिर हमारे कॉइन्स आ गए, ठीक है, फिर पेपर करेंसी आई, ओके। आगे बढ़ते हैं अब हम। डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। देखिए, डिफ़िकल्टीज़ क्या थी? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि जो हमारे पास राइस है ए के पास और बी के पास वीट है, तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए? दोनों के लिए वो एक्सेप्टेड हों। ऐसा नहीं है कि जो ए के पास है वो बी को एक्सेप्टेड ना हो और बी के पास जो है वो ए को एक्सेप्टेड ना हो। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो फिर तो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा ना, मीडियम चल ही नहीं पाएगा, ओके। तो ये सबसे बड़ी फॉल्ट था इसका बार्टर सिस्टम का, कि वहाँ पर गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होती थी, जिस कारण से वहाँ पर लोग जो थे वो बहुत मुश्किल हो जाता था कि ऐसे पीपल को सर्च करना जिसके पास मेरी नीड की गुड हो और उसको जो मेरे पास है वो उसको ज़रूरत हो, ठीक है। ऐसा पीपल सर्च करना बहुत मुश्किल था, ओके। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी से मतलब क्या होगा कि जो गुड्स हैं उसको डिवाइस नहीं कर सकते। डिवाइस कैसे नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल, जैसे ए है और बी है, ए के पास काऊ है और बी के पास डॉग है, तो क्या काऊ की वैल्यू डॉग के इक्वल होगी? आप खुद सोचिए, नहीं होगी ना। लेकिन उसको क्या करना होगा? अगर उस ए को डॉग चाहिए तो उसको काऊ देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो काऊ को डिवाइस तो नहीं कर सकता ना, टुकड़ों में बांट के तो नहीं दे सकता कि आधा पार्ट इतने डॉग के बराबर है और आधा मैं दूसरे डॉग के लिए दूंगा या किसी और को और कुछ खरीद लूँगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी इसकी बार्टर सिस्टम की। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वेल्थ। प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वेल्थ से मतलब क्या होगा कि इसमें बार्टर सिस्टम में हम स्टोर नहीं कर सकते गुड्स को। क्यों? क्योंकि जो गुड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो पेरिशेबल होती हैं, वो नाशवान होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। फ्यूचर के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हम अब देखते हैं, अब हम उसको क्या करते हैं? मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मनी को तो जब मन चाहा जब तक आप स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको अभी आपके पास कुछ गुड थी तो उसको अभी स्पेंड करना है, उसको आप इन फ्यूचर में भी क्या कर सकते हो? सेव करके रख सकते हो। तो बार्टर सिस्टम की तो यही प्रॉब्लम थी कि जो गुड मेरे पास आज है वो मुझे अगर दूसरी गुड चाहिए तो मुझे मैं उसको स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि गुड्स क्या है कि वो पेरिशेबल है और इन फ्यूचर में तो वो नष्ट ही हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू।
कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब यही है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि काऊ है और काऊ की लिए मुझे डॉग चाहिए, तो मुझे पूरी काऊ देनी पड़ेगी, और जबकि जो काऊ की वैल्यू है वो डॉग के इक्वल तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे कोई फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक फर्नीचर, मुझे एक टेबल है और चेयर है, क्या मैं एक्सचेंज करती हूँ? नहीं करती ना। टेबल जितने रुपए की है मैं उसको उतना देती हूँ और चेयर जितने की है उतना देती हूँ। यानी कि काऊ और डॉग में भी देख लेते हैं कि काऊ की इन मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी में हम क्या करेंगे कि मनी काऊ जितने की है मैं उसको उतना रुपया दे देती हूँ, डॉग चाहिए तो मैं डॉग को उतने रुपये में परचेज कर लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि कोई कॉमन मेजर नहीं था कि ये गुड इतने की है तो उतना ही देना होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें जो प्रॉब्लम आती थी वो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स की थी। क्यों? इन द एब्सेंस ऑफ मनी फ्यूचर पेमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। जब मनी ही नहीं थी तो क्या फ्यूचर पेमेंट के बारे में सोच सकते हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो क्या होता था, द बोरोवर मे नॉट बी एबल टू अरेंज एग्जैक्टली द सेम गुड एंड ऑफ द सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। अगर उसने बोरोवर ने कोई गुड ले भी ली है तो क्या वो ज़रूरी है कि वो उसकी बिल्कुल सेम गुड जैसी वो थी लेने के टाइम पर और उसकी सेम क्वालिटी वो रीपेमेंट के टाइम पर दे? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम की, जिसको आगे डेवलप किया गया और इसको हमें छोड़ना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। अब हम मनी पे आते हैं। तो मनी की डेफिनेशन क्या है? तो मनी तो आपको समझ आ ही गया कि मनी क्या है। मनी मीन एनीथिंग दैट एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? कोई भी वो गुड या कोई भी ऐसी वस्तु या कॉइन या रुपीस जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे वो मनी है इन प्रेजेंट टाइम। देखिए लीगल डेफिनेशन, अब हम आते हैं लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन क्या है? लीगल से मतलब आ रहा है कि जो लॉ के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया हो। एनीथिंग डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज मनी इज कॉल्ड मनी। ठीक है, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि दिस इज़ अ मनी, तो हम क्या करते हैं, उसी को मनी मान लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं या गोल्ड कॉइन्स हैं, ये मनी है, तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें एक्सचेंज करेंगे वो उसी फॉर्म में करेंगे। ओके, तो जैसे कि अब हमारे पास ये कॉइन्स है या पेपर मनी है, तो ये गवर्नमेंट ने ही तो डिक्लेयर किया है, हमने तो नहीं बनाया ना कुछ अपने आप से। तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है या गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, तो वो हम मनी के रूप में हम उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि एनीथिंग विच जनरली एक्ट एज मनी इज कॉल्ड मनी। कोई भी गुड जो मनी के रूप में काम करती है उसको मनी कहा जाता है। जैसे एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए फंक्शनल डेफिनेशन में क्या होगा कि जो मनी के फंक्शन हैं वो उस रूप में काम कर रही है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर या फिर यूनिट ऑफ मेजर। तो उसमें क्या होगा कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होना चाहिए, उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू की कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वो एक एज अ मेजर भी वर्क करें। तो ये होती है फंक्शनल डेफिनेशन मनी की। नेक्स्ट आते हैं नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग ओनली विच आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नैरो मनी में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें सिर्फ उन्हीं थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है जो एज अ मीडियम वर्क करते हैं। ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे नैरो मनी। नैरो मनी में मतलब हो गया जैसे हमारी हो गई अब पेपर मनी हो गया या फिर कॉइन्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नैरो मनी जिसमें हम सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स का। ओके, नेक्स्ट है हमारी ब्रॉड डेफिनेशन। ब्रॉड डेफिनेशन में क्या होता है, मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो दोज थिंग्स विच हैव हाई डिग्री ऑफ मनीनेस। जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी वर्क करती है और जिसमें हाई डिग्री ऑफ मनीनेस भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया कि कॉइन्स हो गए, पेपर मनी हो गई, करेंसी नोट्स हो गए। तो ये क्या हो गया, एज अ मीडियम वर्क कर रहे हैं।
एंड ऑल्सो दोज थिंग विच हैव हाई डिग्री ऑफ मनीनेस, जिसमें मनीनेस की हाई डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट सभी जानते होंगे आई थिंक, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जो हम एक टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए मनी को क्या करते हैं, बैंक में स्टोर कर लेते हैं, सेव कर देते हैं, तो वो एक टाइम के बाद हमें मिलती है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, तो ये क्या होते हैं, ये ब्रॉड मनी की डेफिनेशन होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी या फिर फॉर्म्स ऑफ मनी। क्या क्लासिफिकेशन होता है, देखिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, नेक्स्ट फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, नेक्स्ट है बैंक मनी। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये हैं क्या। फीट मनी, देखिए फीट मनी इट इज़ डिफाइंड एज अ मनी विच इज़ अंडर द फेट। फेट का मतलब क्या होगा, ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी। जब हम फीट मनी का मतलब होता है तो फीट मनी पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलती है, उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल नोट्स एंड कॉइन, जो नोट्स एंड कॉइन है या फिर जिसको भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे एज अ मनी, तो उसको हमें क्या करना होता है, वो एक्सेप्टेड होती है, वो सभी के लिए एक्सेप्ट होगी कि वो एज अ मनी वर्क कर रही है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ते हैं नोट्स एंड कॉइन, क्योंकि नोट्स और कॉइन्स जो है जैसे 10 रुपीज़ 50 रुपीज़, तो ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये मनी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फेट मनी, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी में क्या होता है, समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर्स एंड पेज। इसमें क्या होता है, फिड्यूशरी मनी में क्या होता है कि जो ट्रस्ट पे वर्क करती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, चेक एंड बैंक ड्राफ्ट्स। जो चेक एंड बैंक ड्राफ्ट हैं वो क्या होंगे, वो फिड्यूशरी मनी होंगे, और फिड्यूशरी मनी को ऑप्शनल मनी भी कहा जाता है। चेक और ड्राफ्ट में क्या होता है कि वो पेयर और पेई के बीच में क्या होता है, ट्रस्ट ही तो होता है दोनों के बीच में, कि चेक इतने रुपए का साइन किया और वो बैंक में सबमिट किया और वो उसने निकाल दिया, तो वो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट पे काम करते हैं, जो ट्रस्ट होता है पेयर और पेई के बीच में। चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फिड्यूशरी मनी। नेक्स्ट आते हैं, कम टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। देखिए फुल बॉडीड मनी क्या होती है, फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज वैल्यू एज द कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एज मनी। देखिए फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होगा कि जो मनी की वैल्यू है, अगर हम उसको जो मनी की वैल्यू है वही एज अ कमोडिटी उसकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल when the economies of the world were on gold standard or silver standard, silver coins and gold coins are full bodied money। देखिए जो सिल्वर कॉइन्स होते थे, जो राजा महाराजाओं के टाइम पर, या फिर गोल्ड कॉइन्स होते थे, उनकी जो वैल्यू उस पर लिखी हुई होती थी, वही वैल्यू अगर हम उसको गला के, उसको मोड़ के, तोड़ के कर लें तो क्या होता था, वो उसकी वैल्यू क्या होती थी, वो कम हो जाती थी, क्या नहीं होती थी ना, वो सेम वैल्यू रहती थी। तो ये होता था फुल बॉडीड मनी, जिसको हम कुछ भी कर लें वो वैल्यू सेम रहेगी। ये होता था सिल्वर कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होता था, क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी हुज वैल्यू एज मनी इज ग्रेटर दैन इट्स कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी में क्या होता था कि जो मनी की रेफर्स टू दैट मनी हुज वैल्यू एज मनी इज ग्रेटर दैन इट्स कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, या फिर करेंसी नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। अब देखिए अगर आप 5 रुपीज़ का कॉइन को गला देते हैं, 10 रुपीज़ के कॉइन को गला देते हैं, तो क्या वो वैल्यू 5 रुपीज़ जितनी बनेगी, बताइए, एज अ कमोडिटी नहीं होगी ना उसकी वैल्यू। या फिर जो 10 रुपीज़ का नोट है या 50 रुपीज़ का नोट है, इनफैक्ट 500 रुपीज़ का भी नोट है, 2000 रुपीज़ का भी नोट है, कि आप उसको मोड़ के, तोड़ के, फाड़ के कुछ भी करते हो, तो क्या वो उसकी वैल्यू एज अ कमोडिटी इतनी ही रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो क्रेडिट मनी से मतलब यही होता था, हुज वैल्यू एज मनी इज़ ग्रेटर दैन, मनी के रूप में उसकी वैल्यू क्या होती थी, वो ज़्यादा होती थी, एंड कमोडिटी के रूप में वो कम होती थी। इट मीन्स फेस वैल्यू इज ग्रेटर दैन इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती थी, वो ज़्यादा होती थी, और इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी क्या होती थी, वो कम होती थी। तो ये है हमारा क्रेडिट मनी एंड फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट है टॉपिक
बैंक मनी का मतलब क्या होगा कि बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल एट बैंक्स। जो बैंक मनी है वो डिमांड डिपॉजिट्स तो आई होप सब समझते होंगे कि डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं। जो पैसा आप बैंक में सेव करते हो उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ऑफ द पीपल एट द बैंक, जो बैंक में रखा जाता है पीपल्स के द्वारा एज अ डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब आप चाहो, जब आप डिमांड करो तब वो आपको बैंक देगा। जैसे आप स्लिप भरते हो तो आपने अपना पैसा उसमें सेव किया, बैंक में सबमिट की डिपॉजिट किया है, तो आप जब चाहो उस पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट अगर है तो उसमें भी जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट है वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि जब भी कंज्यूमर उसको बैंक से मांगे तो वो देगा। दिस डिपॉजिट पेबल ऑन द डिमांड बैंक मनी फैसिलिटेट्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेमेंट्स थ्रू चेक्स, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिपॉजिट मनी, और इसी को डिपॉजिट मनी भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।